Welcome back everyone to another session of our Sahitya Conclave. The theme of this session is Storytelling through Indian Theatre, where we explored the deep-rooted traditions and evolving narratives of Indian theatre. Moderating this insightful discussion is Dr. Munna Kumar Pandey, a renowned theatrician and associate professor at Delhi University. May I now invite Dr. Pandey to take over as the moderator for this session. Now I have the privilege of welcoming our esteemed guests. First, let us extend a warm welcome to Shri Tripurari Sharan, former director of the Film and Television Institute of India, Pune. It's also my honor to welcome Shri Chittaranjan Tripathi, director of the National School of Drama, a visionary who has made remarkable contributions to Indian theatre and performing arts. And now I hand over the session to our moderator. हमारा सेशन स्टोरी टेलिंग थ्रू इंडियन थिएटर है और हमारे साथ दोनों हमारे विद्वान गेस्ट मौजूद हैं। इसके पहले मुझे ये इंस्ट्रक्शन था कि थोड़ा सा ब्रीफ परिचय दे दूं आप लोगों को, तो मैं त्रिपुरारी सर से शुरू करता हूं। और ब्रीफ जब मैं कह रहा हूं तो ब्रीफ ही परिचय दूंगा, क्योंकि परिचय इतना बड़ा है कि ये सेशन का समय वैसे भी काफ़ी लिमिटेड है। आप 85 बैच के IAS ऑफिसर हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टीफेंस कॉलेज के पढ़े हुए हैं, दूरदर्शन के DG रह चुके हैं, बिहार के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, अभी CIC बिहार स्टेट हैं। इसके पहले FTI पूना के आप डायरेक्टर रह चुके हैं और वहाँ काफ़ी एक्सपेरिमेंट आपने किए और एक बड़ी पत्रिका देशांतर, जब दूरदर्शन में थे तो देशांतर नाम की एक पत्रिका भी निकाली और काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट किए। हमारे दूसरे जो गेस्ट हैं चित्तरंजन त्रिपाठी सर, NSD में आम तौर पर जब से लगभग 2002 से हम देख रहे हैं जाते हुए, जब हम लोगों ने रिसर्च उस पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए। इस समय चित्तरंजन त्रिपाठी सर के समय जितना उस जगह को एक्सेस करना आसान हो गया है, इनसे मिलना आसान हो गया है, एक्सपेरिमेंट के तौर पे जितने पसरे हैं थिएटर को लेके कॉलेजों तक पूरे भारत भर में और किन्नरों तक, और दूसरी भी जब बातचीत से निकलेगा तो और भी आपको लगेगा कि भारत रंग महोत्सव सिर्फ नाट्य दलों का सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं रह गया था वैश्विक स्तर पर, वो और ज़्यादा खुल के हमारे सामने आया है, जहाँ सब कोई जा सकता था हर दिन सुबह से लेकर शाम तक। तो ये आपको गया ये श्रेय, क्योंकि आप सिनेमा से होके आए थे और व्यक्तिगत तौर पे कहूँ तो मुझे भी माकूल शक था कि सिनेमा के आदमी शायद बहुत सीरियसली नहीं देखेंगे थिएटर को, क्योंकि जो चले गए बहुत कम लोग हैं जो वापस लौटते हैं। आप संस्थान में आए, अपने मातृकुल में आए, आपका वो अल्मा मैटर है NSD और 96 बैच का आप NSD से ग्रेजुएट हैं। उसके बाद आपने इसको बहुत शानदार तरीके से संभाला है। शुक्रिया आप दोनों का। अपनी बातचीत शुरू करने से पहले जैसे कि थैंक यू, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कहानी कहने की परंपरा मानव सभ्यता के विकास के साथ ही मान ली जाती है, कभी चित्रों के माध्यम से या कभी दूसरे अन्य माध्यम, कथा गायन और तमाम चीज़ें। और कहानियों के तौर पे जब हम आते हैं तो 10 कुमार चरित, कादम्बरी, स्वप्नवासोदत्तम, ये तमाम हमारे पास उदाहरण हैं। फिर उसके बाद पंचतंत्र, हितोपदेश की कहानियाँ, फिर उसके बाद जब चलना शुरू करते हैं आगे तक आते हैं एकदम जिसको कहते हैं हिंदी नई चाल में ढली, उसके पहले जब चंद्रकांता का जिक्र होता है कि लोग हिंदी सीखने लगे थे, उसके लिए तमाम किस्सा गोई थी, थिएटर फॉर्म थे, लोक में काफ़ी कुछ ऐसे नाट्य रूप मौजूद थे। इन सब पे अब चलते हुए हमारा आज का रंगमंच कहाँ खड़ा है, हमारा थिएटर आज कहाँ खड़ा है, इस पर बात करेंगे। और इसमें जो हमारे गेस्ट हैं उनकी जो रुचि का क्षेत्र है, दक्षता का जो क्षेत्र है, उस पे बात कर लेंगे। सर आप ही से शुरू करते हैं। कथा कहन की परंपरा तो हमारे यहाँ बहुत पुरानी है और ये नरेशन के तौर पर चलती आई और वार्तिक सूत्रधार का जो नाटक में बाकायदा जिक्र होता है। आप भी जब लिखना शुरू करते हैं, एक मैं ब्रेक करके बता दूं कि एक माधोपुर का गांव घर माधोपुर का घर करके किताब आई है, सर ने लिखा है उसे, और उसमें सूत्रधार बड़ा अनूठा शख्स है उसमें, वो अभी चर्चा में चलेगी। सर ये किस्सागोई की जो परंपरा है आपकी, आपने जब लिखा, और चूंकि आप प्रदर्शनकारी कलाओं से जुड़े रहे हैं, चाहे सिनेमा से तो सीधे तौर पे जुड़े रहे हैं, आपने 2 फिल्मों में काम भी किया, बनाया भी और एक्ट भी किया, और FTI में अभिनय का कोर्स भी कराया, तो जब आप ये लेके आते हैं नॉवेल भी, तो आपके यहाँ वही पुरानी वाली कथा परंपरा ही चली आती। तो क्या यही था जो ये सूत्र वहीं से मिलते हैं कि कथा कहनी है तो मुझे ऐसा करना है कि जो थिएटर जैसा
कि स्टोरी नरेटर जैसा सूत्रधार बताता है कि यूं हुआ तो ऐसे चला, और वो शैली काफ़ी लोकप्रिय भी हुई। ये उस परंपरा के ऊपर आपका क्या स्टेक है? देखिए, लिटरेचर में जब आप देखेंगे सूक्ष्मता से, कुछ भी जो कहा जाता है, जो अकहा भी रह जाए, उसका एक नरेटर तो होता है ना। दैट नरेटर कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स। नौटंकी में वो क्या नाम है, सूत्रधार होता है, उसी तरीके से ही कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स। तो एसेंशियली यू चूज अ मीडियम टू कम्युनिकेट। अब उसको जो भी नाम दीजिए। आपने कहा कुत्ता, तो पहली बात तो ये कि कुत्ता इज जस्ट वन ऑफ द टू नैरेटर्स, द अदर वन इज अ दादी ऑफ द वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवल। तो कुत्ता मैंने क्यों रखा? मुझे ऐसा विश्वास था कि चूंकि मैं उस जीव को जानता हूँ, बहुत गहराई से जानता हूँ, बहुत नज़दीकी से जानता हूँ, तो उसको मैं एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करूँगा, तो उसकी समझ जो है वहाँ पे मुझे काम देगी। और उसको इस्तेमाल करने का सबसे दो बड़े कारण थे, बहुत बड़े बड़े कारण थे। एक तो कि चूँकि ये पूरी कहानी कई सी चीज़ों से लिपटी हुई है। मैं लोगों से कहता हूँ, एवरी पेज ऑफ माई नॉवल यू विल फाइंड पॉलिटिक्स, यू विल फाइंड सोशियोलॉजी एंड यू विल फाइंड स्टोरी टेलिंग। तो कई चीज़ों से लिपटी हुई है, तो इसलिए उसमें उस पूरे दौर में निष्पक्षता जो है, ऑब्जेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ वाई मोस्ट प्ले राइट्स इन even from the ancient times always chose a medium to tell their stories, so that their story is not confused as their own story, or they are not seen in that story. So that is very important. That objectivity is very important. The other one is also to highlight the fact that as humans we try to understand human beings, but we never try understanding other living beings. जीव के साथ क्या संबंध है हमारा, कैसे वो सोचता है, क्या होना चाहिए, हमारा क्या बर्ताव होना चाहिए, ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका हम उत्तर कभी ढूंढने की कोशिश करते नहीं हैं। जबकि परंपराओं में हमारे पास हमेशा से जीव के मार्फत से कहानी कहने की रही है। पंचतंत्र में कहानी पशुओं के मार्फत है, लेकिन कहा मनुष्यों के बारे में है। तो मुझे इसलिए जानना था, ये हमारा टेक ऑफ था एक्चुअली। पंचतंत्र जीवों की कहानी है, जीवों के द्वारा, लेकिन मनुष्यों के लिए शिक्षा है, मनुष्य के लिए। हाँ, तो मार्फत तो ही बन रहे हैं। तो मैं मार्फत की बात कर रहा हूँ एक्चुअली। तो इसलिए मुझे जानना जरूरी लगा, क्योंकि आप आर्ट फॉर्म से जुड़े हुए हैं और आपने जब चुना तो हो सकता है कहीं एक सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें चलती रहती हैं, तो क्या वो एक रास्ता था, इसलिए पूछा। त्रिपाठी सर, आप तो सीधे तौर पे थिएटर के बड़े नामचीन शख्सियत हैं, और ताजमहल का टेंडर आपका आइकॉनिक प्ले भी है, और हम लोग उसे देखते भी आए हैं। मैं सर आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी जड़ें उड़ीसा में हैं, और ये जब मैं पूछ रहा हूँ तो ये एक कहते हैं कि माध्यमों के दौर में तो मीडियम्स इतने आ गए हैं, तो कल्चरल वैक्यूम जैसा बनता है, कुछ रूप ख़त्म हो रहे हैं। मसलन आपके यहाँ से जब भी बात करेंगे तो हमारे यहाँ जैसे जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, सर बिलोंग करते हैं, वहाँ लौंडा नाच चलता है, लेकिन गोटी पुआ करके आपके यहाँ एक मंदिर ट्रेडिशन है। दूसरा पाला जो ख़त्म हो रहा है, लगभग ख़त्म हो रहा है, और जात्रा नाटक जो है वो ऑलरेडी इतना समादृत है समाज में कि फिल्मों से अधिक पॉपुलर है। आप उड़िया फिल्मों में भी काम करते रहे हैं। इनको जब हम थिएटर के तौर पे नेशनल राष्ट्रीय रंगमंच पे देखते हैं तो वहाँ उनका उपस्थिति उस तरह से नहीं दिखता है। क्या कारण है इसका? दसकठिया ऐसा ही एक नाट्य रूप है आपके यहाँ का, गायन पद्धति है जो गायन के आधार पर चलता है, वो भी नेशनल थिएटर पे नहीं दिखता है। आपसे उम्मीद इसलिए है कि आप जिस तरह से एक्सपेंशन कर रहे हैं अपने रंगमंचीय प्रयोगों में, तो ये कहानियाँ कहाँ रह जा रही हैं? समाज में जब राष्ट्रीय स्तर पे हम कुछ दिखाना चाहते हैं, उसके पीछे एक पॉपुलर नैरेटिव काम करती है। तो हुआ क्या कि मेरी ये समझ है कि अंग्रेज़ों के आने के बाद लोगों ने जब उस प्रभुत्व को स्वीकार किया, लोगों को लगा यही भाषा है, सही भाषा है, यही जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, ये जैसे हमें दिशा दिखा रहे हैं सही दिखा रहे हैं।
इसलिए संस्कृत स्कूल्स को बंद कर दिया, वर्नाकुलर स्कूल्स को बंद कर दिया। जब आपकी भाषा और भाषा से रिलेटेड चीज़ों को बंद की जाएगी तो उस प्रांत में पनपने वाली जो फॉर्म्स है उसको भी आप कहीं ना कहीं ताला लगाते हो। और राष्ट्रीय स्तर पे हमें लगता है कि अगर हम कुछ यूरोपियन थियरिटिशियंस हैं या प्रैक्टिशनर्स हैं उनको अगर हम फॉलो करें तो हमारी आइडेंटिटी शायद विश्व पटल में बहुत मजबूती से बन पाएगी। ये नैरेटिव रहा जिस वजह से खाली दास काठिया या पाला नहीं है, हर एक प्रांत के जो जैसे लौंडा नाच भी उसको लेके कहाँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है। हम ज़्यादा से ज़्यादा विदेशिया तक पहुँच जाते हैं और दैट्स इट। वो संजय भाई, थैंक्स टू संजय उपाध्याय जी, वो करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, भिखारी ठाकुर और ये सब। तो हम भी जब स्टूडेंट थे तब हमने भी वो थोड़ा देखा सीखा। लेकिन इतना बड़ा देश है और इतने प्रांत हैं और इतनी भाषाएं और इतनी संस्कृति से ओत पोत से जड़ित इतने सारे फॉर्म्स हैं, वो कहीं ना कहीं नेग्लेक्टेड होकर रह जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये अगर मैं छूँगा तो मुझे शायद कहा जाएगा कि बहुत दकियानुसी बहुत पुरानी बातें कर रहा है, इसमें वो मज़ा नहीं होगा। इसलिए 150 साल में जो सारे थियरिटिशियन हैं उनको हम चम्मच में घोल घोल के पिलाने की कोशिश की, जो मेरे पूर्वज रहे, और हमने भी उसको पिया। और जब 40, 45, 50 के बाद लोग जो हैं फिर से पता नहीं क्या एक क्राइसिस या वैक्यूम, रियल वैक्यूम वहीं क्रिएट होता है, फिर वो पलट के अपनी पुरानी स्क्रिप्चर्स को उसको पढ़ने की कोशिश करता है, कौतूहल आता है मन में, तब जाके वो चिल्लाता है अरे मेरा देश, अरे मेरी संस्कृति। बट बाय दैट टाइम वो तो बहुत आगे निकल गया। सो जो अभी पैदा हुआ और अभी जो स्कूल में है, कॉलेज में है, उस तक लेके जाने के लिए प्रयास ही नहीं हुआ है। इस वजह से ये हुआ है। ओके सर, जैसे पारंपरिक रूपों की बात हो रही है, आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हुए लंबे समय तक, अभी भी हैं आप चाहे दूरदर्शन में रहे, आपने वहाँ दृश्यांतर निकाली, आप FTI गए, वहाँ एक्टिंग का कोर्स आपने शुरू किया, आप लगातार इस तरीके का प्रयोग करते रहे। तो इसका एक रीज़न तो सिर्फ ये नहीं हो सकता है कि आपकी अभिनय में या तो रुचि है या फिर बहुत क्लासिकल संगीत का बारीक जानकार है, उस पर बड़ी उस्तादाना नज़र है आपकी। मैं आपसे इसी सवाल से जुड़ा हुआ हिस्सा ला रहा हूँ कि विदेशिया का जिक्र आया, सिर्फ विदेशिया तक ही वो लोक फॉर्म क्यों बचा रह गया, जबकि हमारे यहाँ तो राजा सलहेश की भी कथा है, दीना बद्री की भी कथा है, इसके अलावा रेशमा चूहड़मल भी है, दूसरे भी कई नाट्य रूप हैं, पंवरिया का नाच है, इस तरीके की चीज़ें रही, लेकिन इनकी कथाएं नहीं पहुंच पाती हैं उस इलाके से, और एक बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है। चूँकि आप प्रशासन में रहे हैं और आपने कई निर्णय लिए होंगे, कई सारे निर्णय लिए भी हैं, इसलिए आपसे सवाल पूछता हूँ, आपको क्या कारण लगता है? देखिए, पहले तो ये समझना होगा कि देयर हैज़ बीन अ फ्रेगमेंटेशन ऑफ नॉट जस्ट सोसाइटी बट ऑल्सो नैरेटिव्स, है ना, जिसको हम मॉडर्निज्म कहते हैं, और जो एक बाहर से आया हुआ कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ। वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ मॉडर्निज्म इज़ फ्रेगमेंटेशन। तो व्हेन दैट फ्रेगमेंटेशन टेक्स प्लेस एंड subsequently there is nobody to realize that with that fragmentation there has been a departure of several constituents of that unit, then obviously some of them will go. तो ये हुआ कि हमने बहुत वर्षों तक अपना पीठ थपथपाया कि हमारे पास तो ये विपुल संस्कृति है और इतने सारे फॉर्म्स हैं, फलाना चिलाना, विदाउट रियलाइजिंग कि हर एक फॉर्म की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, उसको सस्टेन करने की। देखिए, लोकाश्रय और राज्याश्रय दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, और जो कलाएं हैं उनकी जो प्रवृत्तियां जो होती हैं और उनकी जो विशेषताएं हैं, वो कुछ उनको ऐसा बनाती हैं कि कुछ कलाएं ऐसी हैं जो बिना राज्याश्रय के सर्वाइव ही नहीं करेंगी, है ना। कुछ कलाएं ऐसी हैं जो लोकाश्रय पर ही निर्भर करेंगी तो वो सर्वाइव करेंगी। अगर वो राज्याश्रय और लोकाश्रय दोनों के बीच में दौड़ा दौड़ी करते रहे, भाग दौड़ करते रहे, तो न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। द नीड इज़ फॉर द स्टेट to be able to look at what is the
the optimum support that it needs to extend to each of these art forms. हाँ, तो ये है. अब आप कह रहे हैं जैसे विदेशिया की बात. अब विदेशिया तो संजय उपाध्याय करते हैं. संजय उपाध्याय इसलिए करते हैं क्यों वो एक फॉर्मल प्रोजेनियम थिएटर में भी कर पाते हैं, क्योंकि उनकी एनएसडी की ट्रेनिंग रही है, एनएसडी के स्टूडेंट रहे हैं और थिएटर से इतनी नज़दीकी से जुड़े रहे. लेकिन अब गाँव में कहाँ होता है विदेशिया. with the arrival of these various mediums, टेलीविज़न, अब तो खैर सोशल मीडिया आ गया, वो तो मल्टीपल फ्रेगमेंटेशन में चला गया. तो वो तो उसका तो जाना तय था. अगर उसको बचाना है तो वो अगर जब तक वो लोकाश्रय में नहीं जाएगा वो बचेगा नहीं, वो ऐसे ही चलता रहेगा. फिर इट विल बिकम अ वेरी फैशनेबल थिंग. या आई वेंट टू द एनएसडी टुडे टू वॉच विदेशिया. It will become a very fashionable thing, that's all. But it will remain limited to a very rarefied stratum of the cultural landscape. है ना. तो ये इस बात की समझ जब तक नहीं आएगी प्रचारकों में और प्रशासकों में, दोनों में, तब तक इन कलाओं का संवर्धन तो संभव नहीं है. अच्छे पॉइंट पे आपने एक सूत्र दिया सर. आपके एनएसडी आने के लगभग 1.5 दशक पहले इन्हीं सब दिक्कतों का सामना करते हुए या फिर लगा कि ये एक वैक्यूम यहाँ खड़ा हो गया है, तो थिएटर ऑफ रूट्स की बहस शुरू हुई. जब सुरेश अवस्थी जी संगीत नाटक अकेडमी में थे, उन्होंने बहस की और सारे प्रांतों से उनके लोक रूपों को बुलाया गया, जिसमें सतीश आनंद विदेशिया लेके आए. विदेशिया का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि उससे कनेक्टेड रहा. तो दूसरे अलग अलग प्रांतों ने अपने नाट्य रूपों के साथ उपस्थिति दिखाई कि भारत का टोटल थिएटर ये है, हमारे कहन शैलियाँ ये हैं, हम अपनी कथाएं ऐसे कहते हैं, हमारा परफॉर्मेंस ये है. लेकिन इस तरीके का उसके बाद बहुत सारा नहीं दिखता. सीधे हम आते हैं भारत रंग महोत्सव में और वो वैश्विक हो जाते हैं, किंतु जो रूट्स का थिएटर है वो कहाँ जाके स्टैंड करता है. क्योंकि बात है कि लोक आश्रय की बात आई, जनता के पास जो नहीं जाएगा वो सरवाइव नहीं करेगा. हम सिर्फ एक आइडेंटिटी के तौर पे मारे हुए लोग हैं, तो वो जाके कह देते कि मैंने देखा, मैं चूंकि उस प्रांत से आता हूँ इसलिए अपना नाट्य रूप मैंने देखा, और उसको हम जाके फेसबुक या अन्य माध्यम पर अपडेट कर देते हैं कि आज मैंने अपना रूप देखा थिएटर का. हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, जातीय अस्मिता का जो हमारा परिचय देता है. तो सर वो थिएटर फॉर रूट्स की जो बहस शुरू हुई थी और आप लोग इसमें खूब सारा उठा था, ये तभी संजय उपाध्याय धीरे धीरे उसमें फिर सेकंड जनरेशन है, क्योंकि सतीश आनंद की बात आया था. तो ये जो बहस है वो अब कहाँ जाके रुकती है. जब हम, क्योंकि थेरुकुट्टू होता था कुछ समय, थेरुकुट्टू का एक परफॉर्मेंस मैंने देखा, महाभारत लेके वो लोग आए. फिर एक बहस शुरू हुई कि चूंकि सिनेमा सब जुड़े हैं तो कांतारा में एक तरीके से आता है, तो यक्षगान और कुटियाट्टम की कई शैलियाँ आ जाती हैं, लेकिन पूरे तरीके पे नहीं दिखता अब उस तरीके से. तो वहाँ दिक्कत जो है वो कैसे है ये, और ये बहस आप लोग कैसे देखते हैं, क्योंकि आप तो प्रैक्टिशनर हैं. बहस तो बहस है, वो किताबों तक, सेमिनार तक वो सीमित रहता है और लोगों को अच्छा लगता है जी कि हमने ये बात उठाई और हमने बस ये बात उठाई और उसको हमारे पलटते ही उसको पटक के भी हम चले गए. बात उठती है और पटकी जाती है. तो बहसों का तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता. लेकिन थिएटर ऑफ रूट्स की अगर बात करें और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की अगर हिस्ट्री देखा जाए, आज जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की जो रूप है, जो मॉड्यूल हम मूलतः फॉलो करते हैं, इट वाज एक्चुअली फाउंडेड बाय द ग्रेट बी.वी. कारंत. थिएटर ऑफ रूट्स के बारे में शायद पहली बार कारंत जी के आने के बाद ये बात उठी और उसको पटकी नहीं गई, उसको फिर आगे लेके गए. जैसे कारंत साहब ने फोक फॉर्म को इंट्रोड्यूस करना नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, म्यूज़िकल थिएटर को इंट्रोड्यूस करना, क्लासिकल थिएटर को इंट्रोड्यूस करना, एक्सटेंशन प्रोग्राम के तहत. इतना बड़ा देश है तो हम 20 लोग लेते हैं स्टूडेंट्स. बाकी जगह अगर उत्सुक हैं लोग, सीखना चाहते हैं, तो एक एक्सटेंशन प्रोग्राम के तहत गांव-गांव में जाना या छोटे शहर में जाना और वहाँ के लोगों को प्रोत्साहित करना और प्रशिक्षित करना. क्यों? क्योंकि नाट्यशास्त्र में है कि नाटक जो है वो शिक्षा भी है और चिकित्सा भी है. अब अचानक यूरोप और अमेरिका में कहने लगे थिएटर थेरेपी, और उसको बहुत हाथों हाथ लोग लेते हैं और बहुत सारी बातें होती हैं कि देखो वो कहाँ पहुँच गए. भाई वो नहीं पहुँचे हैं, आप पीछे रखे हो दबा के. शिक्षा और चिकित्सा ऐसा कोई सिविलाइजेशन में और थिएटर में किसी ने बात नहीं करी है 3500 साल पहले, जब बाकी सभ्यता में थिएटर था ही नहीं. और थिएटर के ऊपर जब ये ट्रिटाइज लिखा गया, इसका मतलब उससे पहले सैकड़ों साल
उसको प्रैक्टिस किया होगा, तब तो जाके आप, क्योंकि सब डिडक्टिव लॉजिक है ना जब आप कुछ लिखते हो। जैसे स्टानिस्लवस्की के बारे में कहते हैं कि मॉस्को आर्ट थिएटर में उन्होंने बहुत ज़्यादा करने के बाद उन्होंने कुछ लिखा, या ब्रेख्त ने कुछ करने के बाद लिखा, तो इस सिविलाइजेशन ने भी करने के बाद लिखा होगा। दूसरी बड़ी बात है कि नाट्यशास्त्र में अभी ये ड्रामा स्कूल या जितने सारे वेस्टर्न ड्रामा स्कूल्स हैं वो बात करते हैं रियलिज्म के ऊपर, रियलिस्टिक थिएटर के ऊपर, रियलिस्टिक एक्टिंग के ऊपर, रियलिस्टिक अप्रोच के ऊपर। कौन सी चीज़ है जो रियलिस्टिक नहीं है? इसको अगर पूछा जाए, ब्रह्मांड, हमारी जो इमेजिनेशन, हम जो लोक कथाएँ बनाते हैं, या हमारे पास जो किंवदंतियाँ हैं, या हमारे पास जो माइथोलॉजी की कहानियाँ हैं, उसको अगर डाइसेक्ट करेंगे तो लॉजिक ही लॉजिक है, और दैट टू रियलिस्टिक लॉजिक है। नाट्यशास्त्र में भी कह दिया कि दो तरह के नाटक हो सकते हैं, या तो कन्वेंशनल होगा या तो रियलिस्टिक होगा। कन्वेंशनल में सारा कुछ आ गया, लोग पढ़ते नहीं, लोग जानते नहीं, हम पढ़ाते नहीं, हम जताते नहीं, प्रॉब्लम ये है। बाकी हम रूट्स का थिएटर, थिएटर ऑफ ऑप्रेस्ड, थिएटर ऑफ डिप्रेस्ड, थिएटर ऑफ प्रिविलेज्ड, वो सब सेगमेंटेशन होता रहेगा। सेमिनार के लिए अच्छा है, डिबेट के लिए अच्छा है, बट प्रैक्टिशनर के लिए चाहिए कि हम जहाँ से इवोल्यूशन हुआ है वहाँ से हम उसको उठा के फिर से पढ़ें और जानें। आपको जान के आश्चर्य होगा, राइटिंग के ऊपर जितनी सारी थियरीज सब इधर उधर हम पढ़ते हैं, लास्ट में आके वो 3 एक्ट में रुक गया कि फर्स्ट एक्ट ऐसा होगा, सेकंड एक्ट सीट फील्ड, ये वो सब कुछ। आप नाट्यशास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें 5 एक्ट के तहत वो कहता है, फिर बाद में जाके पोएटिक्स में पढ़ते हैं, वो भी उसी तरह की बातें होती है। उसके बाद 4 एक्ट्स में आता है, फिर थर्ड एक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके नाट्यशास्त्र है उसने बहुत अच्छे से सब कुछ बताया है, लेकिन हमने तो उसको रख दिया। कारण ये है कि जो टाइपिस्ट चाहिए था अंग्रेज़ों को, कि वो जो अंग्रेज़ी बोलेंगे उसको कोई समझने वाला और उसके आदेश को पालन करने के लिए और उसको लिपिबद्ध करने के लिए कोई एक टाइपिस्ट चाहिए। उसको बना दिया गया मेन स्ट्रीम, बाकी चीज़ों को बना दिया गया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। सो राइट नाउ यू आर टॉकिंग टू एन एक्स्ट्रा ऑफ दिस सोसाइटी। तो समाज अगर इस एक्स्ट्रा को मेन स्ट्रीम में लाए, जैसे हमारे पूर्वज बड़े सुलझे हुए थे, उन्होंने कहा नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कह के वेद का दर्जा दो, नहीं तो एक्टर मारा मारा मरेगा, डायरेक्टर मारा मारा मरेगा। उसको फूल देंगे सेमिनार में सम्मानित करके, उसके बाद यूं करके चले जाएंगे, हाँ वो आया था, ठीक है, ओके चलो। हम अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने एक बढ़िया सा डिस्कशन रखा, और हम अपने पीठ थपथपाते हैं कि उसको बुलाया, इसको बुलाया। बस जिसको बुलाया, जैसे स्कूल में होता है, जो अव्वल आता है क्लास में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, साइंस में, उसके एरोगेंस देखिए, चाहे वो 4th स्टैंडर्ड का ना हो, क्यों ना हो। और वहाँ पे जो थोड़ा बहुत गाता है उसको, जिस दिन अतिथि आते हैं, कोई भी जो गणमान्य व्यक्ति आते हैं, उस दिन उस बच्चे को देखो बलि का बकरे की तरह उसको कितना वो दिया जाता है कि उसको बुलाओ, उसको बोलो बेटा बेटा आजा, समोसा खाएगा बेटा, आओ आएगा, इधर इधर खड़ो, और उसको लग रहा है आज मैं कुछ हूँ, और वो खड़े होके गाता है सारे जहाँ से अच्छा। खत्म होते कहते हैं चलो। ये हालत हमारी है। अब ये रूट्स की बात करें, बड़ी बड़ी बात करें, वो सब बहुत अच्छा है, पर कहीं हम हाथी के दांत की तरह तो बात नहीं कर रहे हैं। दिखाने के लिए तो इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन खाने के दांत अलग हैं साहब। तो समाज जो पॉपकॉर्न खाता है 1000 रुपये दे के, जब हम 900 रुपये टिकट ड्रामा स्कूल में कर देते हैं, तो लोग फेसबुक में जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो फेसलेस लोग, वो फेसबुक पे लिखना शुरू करते हैं 900 रुपये क्यों हो गया, क्यों नहीं होगा। वहाँ तपस्वी हैं, रंग तपस्वी हैं, जिन्होंने जीवन दिया है, दे डिजर्व इट, आप पैसा दीजिए। वहाँ मुश्किल है। अब नागिन नाम की कोई अगर सीरियल बनता है, उसमें नागिन का खाल का रोल करता हुआ कोई आ जाए कमानी में, अगर करे कोई नाटक, तो वहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है, 7000 दे के लोग चले जाते हैं। अभी मुगल आजम में 15,000 के टिकट, चलो जो भी आजम, चलो तो वो एक प्ले हुआ 15,000 के टिकट। सवाल ये है कि समाज में, मैं समाज के बारे में बात कर रहा हूँ, लोकाश्रय और राजाश्रय का मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं उसके ऊपर क्या बोलूँ। लोकाश्रय का मुझे समझ में आता है कि मैं लोक हूँ। मुझे लगता है कि ये जो लोग जाके सिनेमा हॉल में बैठ के 1000 रुपये का पॉपकॉर्न, 1000 रुपये का रिक्लाइनर, शॉल के साथ फिल्म देखेगा, भाई तेरे को शॉल दे देंगे, आ जा मेरे पास, 1200 रुपये दे दो, हम तुमको शॉल दे देंगे, पॉपकॉर्न एक्स्ट्रा हम तुमको 100 रुपये का पकड़ा देंगे। ये जो एक कॉम्प्लेक्स, ये जो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे सबके अंदर है, हमारी अपनी आर्ट फॉर्म को लेके,
वो दो तरह से निकलता है। एक, उसको डॉक्यूमेंटेशन करके हमको लगता है हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। दूसरा, उसके बारे में बात करके लगता है बहुत बड़ा काम। पर जो व्यक्ति उसको प्रैक्टिस करता है उसके लिए आपके मन में कितना आदर है, ये सवाल जिस दिन मेजॉरिटी पूछने लगेगा तब ये बदल जाएगा। ये इससे बिल्कुल अवान्तर मुझे दो चीज़ें ध्यान में आती है बतौर दर्शक सर, कि एक बहस चली थी और बड़े पुराने एक्टर्स लोग हैं, बड़े दिग्गज लोग हैं, नाम क्या लेना है, बट उन लोगों ने कहा कि एनएसडी का राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में राष्ट्रीय क्या है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पीछे 10-12 सालों से जो एनएसडी का विकेंद्रीकरण हुआ, अब सुदूर पूर्वोत्तर में भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की एक शाखा है, बनारस में भी एक है, इस राज्यों में भी मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय सब खुले और चीज़ें वहाँ तक पहुँची है जो सपना ही होता था लोगों का, क्योंकि लिमिटेड सीट्स थी, इतने लोग आते थे। ठीक बात है, लेकिन सर मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे कि सर आप जब एफटीआई गए थे और चूँकि बिहार के बिल्कुल हार्ट में कालिदास रंगालय है, उसकी बड़ी सघन परंपरा रही है, बड़ी रिच परंपरा रही है और वहाँ से बड़े नामचीन लोग भी निकले। आप जब एफटीआई गए, आपने एक्टिंग का कोर्स शुरू किया वहाँ पे, आपको तकनीकी तौर पे दो अलग अलग चीज़ें, क्या सिनेमा के लिए स्पेशली एक्टिंग का था मामला या फिर आपने जो वहाँ आसपास का देखा होगा? मुझे ये नहीं पता है कि आप बिहार के थिएटर से कितने वाबस्ता हैं, क्योंकि आप वहाँ के अधिकारी हैं और अधिकारी आमतौर पे जितने 3-4 साल में लगातार जब रिसर्च के दौरान था, वहाँ नाटक मैंने नहीं देखा कोई थिएटर का कि कोई आ रहा है ऑफिसर आके नाटक देख रहा है, लेकिन आप लगातार इस पर मुखर रहे। देखिए, ऐसा है, आपने थोड़ा सा प्रश्न आपका मिक्स कर दिया। हाँ, वो क्योंकि मुझे थोड़ा सा उत्तरार्ध में आना अस्पष्ट रह गया। लेकिन मैं बात शुरू करता हूँ इस बात से। पहले तो आपने कहा थिएटर एक्टिंग और सिनेमा एक्टिंग में वो जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर, राजाश्रय के ऊपर सवाल आ रहा है क्योंकि लोग की तरफ वो तो जा रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो हमारी परंपराएं हैं, राजाश्रय फिर भी कहीं ना कहीं हाथ तो छटक रहा था। नहीं, और आप वहाँ शुरू कर रहे हैं जाके। ऐसा नहीं है कि सब जगह से राज्याश्रय हट गया या कुछ ऐसा नहीं है। बहुत जगह लोगों ने उसको प्रश्रय दिया है और अभी भी दे रहे हैं, और वो पूरी प्रथा जो है वो समाप्त नहीं हुई है। और मैं तो एक ज़रूरत के तौर पे कह रहा था ना कि वो उसकी ज़रूरत है। जैसे अभी पिछले सेशन में मैं सुन रहा था एनएफडीसी के बारे में, तो सवाल ये है कि न एनएफडीसी होता न आज श्याम बेनेगल होते, है ना। तो हर संस्था को जिस उद्देश्य से स्थापित किया गया, अगर वो संस्था उस उद्देश्य का अनुसरण करते हुए अपना काम करे तो शायद कुछ न कुछ प्रोडक्टिव तो निकलता ही है। अब 140 करोड़ लोगों का हमारा देश है, इसमें कोई एक सिंगल थियरी या एक यूनिटरी विजन, आई डू नॉट थिंक इट कैन वर्क। That is the first thing that we have to understand. That a unitary vision for a country of 140 crores of people can never work. That is the fundamental thing that we will have to understand. तो जब आप पूछते हो ना कि विदेशिया, अरे भाई तो विदेशिया है, वो तो कितने इसके अन्य नाटक कर्मियों के या नाट्य लेखकों के कंधे पर चढ़ करके तब आगे बढ़ा, है ना। तो क्यों नहीं और लोग बढ़ पाए? क्योंकि एक तो जैसे मैंने कहा कि फ्रेगमेंटेशन हुआ एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीडियम्स। वो जो मार्शल मैक्लूहन ने क्या कहा, मीडियम इज़ द मैसेज। तो अब जो जिस तरीके का आप मीडियम इस्तेमाल करेंगे उससे बहुत सारी बातें निकल करके आती हैं। तो ये जो बात है ना कि थिएटर का स्थान क्या होना चाहिए, आई थिंक दैट नीड्स टू बी forcefully communicated to the so-called administrators of culture in our country. And there are several segments of that administration. I'm not talking only about segments in terms of geographical segments, but in terms of other, notional segments, which are completely illiterate in this matter. And that illiteracy also causes a lot of these problems, many of these problems. I have been on his governing body for 5 years. For 5 years, I have seen people talking. I would say that my students who are not even 10 years old in cinema today would talk about better theoretics than some of those people on the governing board. तो है एजुकेशन इन दैट मीडियम, है ना। अब आपने कहा कि
और भी जगह एक्टिंग स्कूल्स थे। हाँ, तो मैं जानना चाह रहा था उसके पीछे क्यों, क्योंकि एक अनिवार्य हिस्सा है ना, आपको उसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ ना। देखिए, फिल्म एंड पहले फिल्म इंस्टीट्यूट कैसे खुला था? फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया था, इट वाज नॉट फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, है ना। फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया खुला 1959 1960 में। उसके बाद 1974 में जब ये सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट साइट शुरू हुआ, तब जा कर के टेलीविज़न आया हिंदुस्तान में पहली बार। और बाद में दूरदर्शन तो खैर 1958-59 में आ गया था। लेकिन दूरदर्शन कितने घरों को दिल्ली में शुरू हुआ, उसके कई वर्षों बाद दूसरा शहर लखनऊ था जहाँ पर नॉर्थ इंडिया में टेलीविज़न प्राप्त होना शुरू हुआ। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जो मीडियम जिसकी बात आप कर रहे हैं, उस मीडियम और उस इंस्टीट्यूशन का मैस्कॉट क्या है, वो बहुत ज़रूरी है। मैं एक छोटी सी बहुत छोटी सी कहानी आपको बता देता हूँ कि किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी सिचुएशन का जो मैस्कॉट होता है ना, उसके नाम से लोग जानते हैं उसको उसी के नाम से जानते हैं। जब किसी गांव में कोई बहुत बड़ा विद्वान होगा तो दूर के लोग उस गांव के बारे में पूछेंगे, तो लोग पूछेंगे कि अच्छा उनके गांव आप जाना चाहते हैं। उस गांव में अगर कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल होगा तो उसके नाम से भी वो गांव जाना जाएगा। तो आप कह रहे हैं मुझे राग दरबारी के ठाकुर दूरबीन सिंह याद आ रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन FTI तो जब ये सिनेमा को अगर राज्याश्रय देने की बात थी, या सिनेमा को जैसे वो हम लोगों ने नहीं, सॉरी, मेरे बहुत पहले वो फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स शुरू किया गया। सी, वन ऑफ द रीजंस फॉर स्टार्टिंग दैट कोर्स वाज फिल्म इलिटरेसी इन दिस कंट्री। फिल्म इलिटरेसी इन दिस कंट्री। आज हम रोना रो रहे हैं कि हम आंख मूंद करके वेस्टर्न इसको अडॉप्ट करते हैं थिएटर में चाहे सिनेमा में, लेकिन उसको सैनिटाइज करने के लिए, उसको उसके दिमाग से उन सब वैसी चिंताओं को और वैसे कॉन्सेप्ट्स को उसके दिमाग से निकालने के लिए आपने किया क्या? दैट इज़ वाई टुडे वी होल्ड द वेस्टर्न सिनेमा स्टिल एज द फ्लैग पोस्ट ऑफ गुड सिनेमा। वाई? There are several other examples in the world where small little countries have put their own foot forward and managed to post their flag on the peak. तो ये है कि वो that is तो अब फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया होना था। It was given a much bigger role. तो फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जो लोग निकले थे वो कौन लोग थे? मतलब जिनके बारे में लोग पॉपुलरली जानते हैं, जया बच्चन, थिएटर से सब वो जो पूरा बैच। तो जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ होगा, उस जमाने का जो जनरेशन है, उनके जो नाम थे वो सब क्या, वो तो सब फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से निकले हुए थे। तो अब वो सब एक्टिंग कोर्स के निकले हुए थे। दावेदारी, लेकिन उनके थिएटर की तो नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि किस लिए एक्टिंग अलग से वहाँ पे क्यों शुरू किया गया, क्योंकि वो डिमांड था, दैट वाज अ वेरी बिग डिमांड। और बंद भी उसको जो किया गया था वो बहुत इट वाज अंडर वेरी शेडी सर्कमस्टांसेस, है ना। तो ये चित्रन की आहट। एक वन लाइनर जानना चाहता हूँ, आपने भारंगम में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं और आप सिनेमा और थिएटर दोनों से सीधे सीधे जुड़े रहे हैं, लोक से भी जुड़े रहे हैं और शहराती रंगमंच से भी जुड़े रहे हैं। आपने अभी आपको लगता है ऐसा कि ये मीडियम का जो इफेक्ट है सिनेमा का ख़ास तौर पे, क्योंकि अभी आपने कई सारे नेशनल अवार्ड सिनेमा को भी दिखाया है, दुनिया के बेहतरीन सिनेमा को भी दिखाया है थिएटर के साथ साथ, तो क्या वो असर डाल रहा है क्या रंगमंचीय हमारे टेस्ट पे, या फिर हमारी समझ को डिस्टर्ब कर रहा है? वो डिस्टर्ब तो कर ही नहीं सकती, इफेक्ट कर रहा है लेकिन ना, क्योंकि सिनेमा तब मर जाएगी जब रंगमंच मर जाएगा। सिनेमा को कच्चा माल सप्लाई करने वाला रंगमंच है। जिस दिन रंगमंच मर जाएगा उस दिन सिनेमा डेड, ख़त्म। सिनेमा एक स्टोरी टेलिंग का एक ऐसा माध्यम है जिसमें कुछ साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ को हम ऐड करते हैं उसको और इफ़ेक्टिवली लोगों को बताने के लिए शायद, लेकिन वो एक रिकॉर्डेड मीडियम है, वो एक मैनिपुलेटिव मीडियम है। कह रहे यार इसका क्लोज ठीक नहीं लग रहा है, उसका पीठ लगा दो।
यहाँ क्लोज नहीं लगा खराब हो जाएगा, इसमें पीठ नहीं लगा सकते हो। सो कहने का मतलब है कि पूरा जीवन जो है ये भी समझना पड़ेगा कि 4 एलिमेंट्स एक्टिंग के क्यों कहा नाट्यशास्त्र में, आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक, क्योंकि जीवन जो है यही 4 एलिमेंट्स के इर्द गिर्द घूमती है, आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। बच्चा जब पहले पैदा होता है उसको आफ्टर फ्यू सेकेंड्स ही स्टार्ट्स क्राइंग, लेकिन वो पैदा होते ही उसका मूवमेंट रहता है। सो जीवन में पहले आंगिक आता है, फिर करता है, फिर वाचिक आता है, फिर धीरे थोड़ा बड़ा होता है तो आप उसको नैपकिन और सब पहनाना, फिर पैंट शर्ट पहनता, फिर आहार्य आता है। उसके बाद सात्विक, जैसे जैसे उसको ज्ञान की उपलब्धि होगी, जैसे जैसे उसको मैनिपुलेशंस की उपलब्धियां होगी, वैसे वैसे वो एजुकेटेड या विजडम वाला या कुछ फिलोसोफर कहा जाएगा, और सो सात्विकता उसके बाद आएगा। तो ये अब यही आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक सिनेमा के एक्टिंग में भी है। 5वां एलिमेंट कोई बता दे, है ही नहीं। सेट इधर भी है, सेट उधर भी है, लाइट इधर भी है, लाइट उधर भी है, कॉस्ट्यूम इधर भी है, उधर भी है, मेकअप इधर भी है, उधर भी है, आपकी राइटिंग इधर है, उधर है। द ओनली थिंग इज दैट यू आर रिकॉर्डिंग दैट। यहाँ पे हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, हमारा जो उद्गार है वो नॉन स्टॉप आपको बताते हैं। सो ये एक बड़ा रियाज है, बड़ा ख्याल का रियाज करके वो जाके गज़ल गाने जाता है, उसकी सांस बड़ी होगी, गा लेगा गज़ल। तो ये है। तो रंगमंच को कोई अगर बहुत लाइटली लेता है तो ये मूर्खता है, क्योंकि आप संस्कृति को बहुत, ह्यूमन सिविलाइजेशंस को बहुत लाइटली ले रहे हैं। अगर उसको लाइटली ले रहे हैं और साइंटिफिक डेवलपमेंट को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, साइंटिफिक डेवलपमेंट तो चलता रहेगा, बट सिविलाइजेशनल जो कोर इश्यूज़ हैं, जो कोर वैल्यूज़ हैं, वो तो उसको अगर आप छोड़ देंगे और भूल जाएंगे, नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात है, लोग आजकल एआई के बारे में बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन एक दूसरी तरह के एआई के साथ चलता गया है, दैट इज़ योर आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस। जब तक आपकी आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस रहेगी तब तक सब कुछ रहेगा। आपकी ये आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस की प्यास है जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज उसका मैनिफेस्टेशन है। तो रंगमंच तो साहब है और रहेगा, उसका स्वरूप थोड़ा बदलेगा, इसकी चैलेंजेस आएंगे जाएंगे, बट लोग जब तक जीता जागता इंसान को देखना चाहेंगे, और वो चाहेंगे क्योंकि खुद जिंदा है, रंगमंच तो रहेगा। हमें सिनेमा से कोई डर नहीं है। हम कहते हैं सिनेमा को हम हेल्प कर रहे हैं कि बेटा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। बहुत खूब सर। कथाएं हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा रही हैं, सभ्यता का, और रंगमंच उसका रोमांचक आख्यान है, और कहानियाँ कहती जाती रहेंगी, स्टेज पे आते रहेंगे। जी, राष्ट्रीयता, एनएसडी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की राष्ट्रीयता कहाँ है पूछ रहे थे। राष्ट्रीयता पास आउट्स का बहस है। राष्ट्रीयता वीवी कारंत, राष्ट्रीयता रतन थियम, राष्ट्रीयता बंसी कौल, राष्ट्रीयता रॉबिन दास, राष्ट्रीयता चितरंजन त्रिपाठी। मैं अपने जनरेशन में आ गया। सो राष्ट्रीयता कैसे नहीं होगा? कोई प्रिटेंड कर सकता है थोड़ा बहुत, एक झापड़ पड़ेगा, बोलेगा अम्मी या मम्मा या माँ या, सो राष्ट्रीयता तो नहीं जाएगी। तमाम राज्यों से आए हुए छात्र, ये सारी चीज़ें होती है। तो राष्ट्रीयता को ऐसे कोई दूरबीन लेके ढूंढ लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये एहसास हमेशा से है और रहेगा। और जो प्रांत में हम जा रहे हैं उसको डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, इसलिए हमने अभी 3 महीने का भी कोर्स शुरू किया है। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कोर्स शुरू किया है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए कोर्स शुरू किया है, सो दैट रंगमंच खाली जो मतलब नाटक की जो शिक्षा है वो खाली एक्टर बनाने के लिए नहीं है। यही अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है। जो नाट्यशास्त्र शिक्षा और चिकित्सा की बात करता है, वहाँ आप कहाँ सीमित कर रहे हैं, छोटा सा एक अभिनेता बनेगा। एक बेहतर बात है कि एक एक्टर जो है, डॉक्टर एक आदमी को बचा सकता है, लेकिन एक थिएटर वाला जो है पूरे मरते हुए समाज को बचा सकता है। ये तो हमारे परंपरा से रही हैं, और केवल कविता न कवि का कर्म होना चाहिए, उससे उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो आपने उचित उपदेश की बात आप कर रहे हैं। जी सर। त्रिपाठी जी, मैं ये खाली कहना चाहूँगा कि एक बड़ा मूलभूत अंतर है फिल्म एक्टिंग और स्टेज एक्टिंग में। और मैं आपके यहाँ से भी बच्चे हमारे यहाँ आते थे, जब मैं डायरेक्टर था फिल्म इंस्टीट्यूट में, तो उनको एक बात कहता था कि देखो भाई, इन सिनेमा you have long shots and close shots and medium shots and so big close up, all of that. In theater, everything is a long shot. मैं इसके ऊपर बताऊंगा सर। हम मैं इसके ऊपर बताना चाहूँगा। एक एक्टर्स मीडियम है, एक डायरेक्टर्स मीडियम है। मैं नहीं, ये कुछ नहीं होता है, ये सब लिखावट है, ये सब लिखावट है।
सवाल ये है कि पूरी दुनिया, जैसे हम अब यहाँ बैठे हैं, ये लॉन्ग शॉट है कि क्लोजअप है? इफ़ इट इज़ अ लॉन्ग शॉट, क्या आप मेरे एक्सप्रेशन को मिस कर रहे हैं? नॉट एट ऑल। आप मेरे सारे एक्सप्रेशन, अब जैसा मेरे उंगली यहाँ है और यहाँ है, तो आप अगर क्लोजअप लगा के देख रहे होंगे तो ये दिखेगा, ये तो नहीं दिखेगा, बट यहाँ पर ये भी आप देख पा रहे हैं और ये भी देख पा रहे हैं। ये जादू है, ये लॉन्ग शॉट के अंदर छिपा हुआ क्लोजअप है। दैट इज थिएटर एक्टिंग। बहस चलती रहेगी। शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि जो दिया हुआ समय था उसको हम कब का क्रॉस कर चुके हैं, और जाहिर तौर पे ये बहस काफ़ी लंबी है और ज़्यादा समय चाहिए। तो खाली नहीं, ये सार्थक चीज़ें हैं, हमें इस पर और चर्चा करी जानी चाहिए। थैंक यू के सामने बहुत छोटा बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप thank you सभी आप का दोनों का। for this wonderful session. May I now request Ms. Mayuri, Head of Graphics Department, Sansad TV, to kindly present a memento to our honored guest as a token of appreciation. संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।